ओके। तो अब ये बाकी सेकंड चैप्टर में फिर और इसके अलावा यही है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का इस्टेब्लिश किया, एंड देन दे ऑल्सो हैड टू फाइट सम वॉर्स विद, अब उस समय का सबसे बड़ा पैरामाउंट पावर इंडिया में अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश कौन था? तो दैट वाज द मराठाज। तो देर वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर्स विथ मराठाज ऑल्सो। तो एंग्लो मराठा वॉर्स के तौर पे ये हिस्ट्री में इनको अंकित किया गया है। ओके, so there were some the Anglo-Maratha wars. Then Treaty of Vasai is famous treaty between Marathas, जिसके थ्रू उनको कई सारे एरियाज, ट्रीटी ऑफ संगोली भी थी, नहीं वो तो गोरखास के साथ थी, सॉरी। तो ऐसी कुछ ट्रीटीज की वजह से ब्रिटिश गॉट मेनी मराठा टेरिटरीज ऑल्सो। देन फिर एंग्लो नेपाल वॉर था एक, इनके नेपाल के साथ भी वॉर हुए, लेकिन अब नेपाल का किंगडम कैसा था, उन्होंने शुरू से उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग रखा था, एंड दैट इज वाई व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट नेपाल वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कुछ स्टेट्स को इसी तरह का स्टेटस चाहिए था कि नेपाल जैसे इंडिया में नहीं मिला है, तो बाकी स्टेट्स हमको क्यों मिला रहे हो? नेपाल, भूटान, इवन पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान एरिया था वो नहीं था, वो पाकिस्तान ने बाद में अपने अंडर में ले लिया। तो देन देर वर एंग्लो नेपलीज वॉर्स। देन मराठा कॉन्फेडरेसी कैसे उसका फाइनल डाउनफॉल हुआ, उसके बारे में करना है। और फिर इस चैप्टर में ब्रिटिश के राजपूत स्टेट्स के साथ क्या रिलेशंस थे, और फिर फाइनली इसका इनके मुगल, ब्रिटिश का राजपूत स्टेट्स के साथ क्या रिलेशंस थे, एंड इन द एंटायर 18th सेंचुरी ब्रिटिश का मुगल्स के साथ क्या रिलेशंस थे। क्योंकि मुगल एम्पायर धीरे धीरे, यानी इट वाज जस्ट लाइक जैसे कोई आइस क्यूब होता ना, मेल्ट होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, एंड इट फाइनली वेंट अवे, वैनिश्ड। तो ये जो सारा इनका ये चल रहा था, मुगल एम्पायर धीरे धीरे 1857 में आके अंडर बहादुर शाह जफर वो फाइनली वैनिश हो गया, लेकिन तब तक वो मेल्ट हो रहा था, यानी डिसइंटीग्रेट हो रहा था। तो इस चैप्टर में तुमको ये भी करना है कि ब्रिटिश के मुगल्स के साथ क्या रिलेशंस थे। ओके, अच्छा, अब जो थर्ड एंड फाइनली इस चैप्टर में ये भी करना है दैट पंजाब का एनेक्सेशन। So it was under Lord Auckland, who was the Governor General of India at that time. And in 1849, finally, I mistakenly said 1848, I think. So it was 1849 when Punjab was finally annexed, and in 1848 itself, पहले इनकी जो राइवलरी चल रही थी वो ऑकलैंड के टाइम पे चल रही थी, बट इट वाज अंडर लॉर्ड डलहौजी दैट पंजाब वाज फाइनली annexed as part of East India Company, East India Company's possessions in India. So, and Lord Dalhousie was also the last Governor General of East India Company, because after the outbreak of revolt of 1857, the entire administration went under the crown, और तब से जो इंडिया में ये आता था, आया गवर्नर जनरल जिसको वॉइस रॉय बोलते थे, वो कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट डिसीजन से आता था। ओके, तो इट हैड नथिंग टू डू विथ द ईस्ट इंडिया कंपनी हेंसफोर्थ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा इस चैप्टर में ये भी करना है कि बाकी के प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश ने कैसे एनेक्स किया, छोटे मोटे जितने भी थे, जैसे झांसी हो गया ये, या वो उसका, और उसका फिर फाइनली क्या इफेक्ट आया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रेक आउट हुआ। अच्छा, देन द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ब्रिटेन ने जो इंडिया पे एक इतना बड़ा राज किया और इतने ऑलमोस्ट 200 साल तक यहाँ पर रहे, तो वो किस बेसिस पे रहे, यानी कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। तो वो खास बात ये थी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो कि पहले कभी नहीं था, वैसा एडमिनिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं था। वो इंडियंस के लिए अच्छा था या नहीं था वो एक अलग इशू हो गया, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड उन्होंने जो सिविल सर्विस और ये सब इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, इनफैक्ट वो आज भी एग्जिस्ट करती है,
और उसी की प्रिपरेशन तुम कर भी रहे हो। तो वो एक द प्रेजेंस ऑफ सिविल सर्विस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट अ कंट्री लाइक इंडिया इज इंटैक्ट। ओके, तो ये जो सिविल सर्विस थी और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो अब इन्होंने मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किए 1757 से 1857 के दौरान। तो इन्होंने जैसे कई सारे मॉडर्न मेजर्स इंडिया में लाए। फिर अब उसके बारे में पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत किया ही है, जैसे रेगुले ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्टेड पासिंग एक्ट्स रिगार्डिंग इंडिया। So first such act was basically the Regulating Act of 1773, and 1773 onwards कई सारे एक्ट्स आए। फिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट्स आए। ओके, और उसमें हर एक्ट में इनको नए नए चेंजेस करने पड़े। फिर दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस। ठीक है, अब सिविल सर्विस जो थी ये बेसिकली दिस एक्टेड एट द स्टील, दिस वाज आल्सो नोन एज द स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच रियर्ड एंड सस्टेन्ड द ब्रिटिश रूल। तो स्टील फ्रेम मतलब कैसा होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका जो बेसिक ढांचा होता है वो तो लोहे का रहता है, फिर उसमें कंक्रीट वगैरह भर के तुम बिल्डिंग बनाते हो। तो जो बेसिक ढांचा उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का था वो थी सिविल सर्विस। और सिविल सर्विस बाद में उन्होंने खैर इंडियंस के लिए भी ओपन की थी, लेकिन ये जो सिविल सर्विस थी ये ब्रिटेन के भी कॉमन मैन के लिए थी नहीं। ये वहाँ सिविल सर्वेंट जो पहले आते थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, वो सब वहाँ के वेल टू डू और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लोग आते थे। सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम थी वो वहाँ एक ब्रिटिश कॉमन मैन के लिए भी नहीं थी। तो इंडियंस के लिए ओपन करना वो तो वैसे भी मीनिंगलेस हो जाता है कि इंडियंस कहाँ से उसमें कम्पीट करेंगे। बट नेवरदलेस कुछ इंडियंस ने किया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक दैट एग्जाम इन 1861। तो ना ऑफकोर्स सत्येंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ये जो सब लोग हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर अंकल, चाचा थे उसके। तो ये लोग भी कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। दे बिलोंग टू फैमिलीज ऑफ ह्यूज बिग लैंडलॉर्ड्स, जमींदार फैमिलीज के थे। एंड ये लोग फॉरेन एजुकेटेड भी थे। सो इस वजह से मे बी दे वर इन अ पोजिशन टू डू दैट। फिर इन्होंने चेंजेस हर फील्ड में लाए। तो जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी, आई इट वाज ऑन म्यूट। ओके, तो आर्मी में जो था इट वाज आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू टू। पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन था, एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन उनको चाहिए था थ्रू सिविल सर्विस। एंड उसके अलावा उन्होंने आर्मी में बहुत सारे चेंजेस किए। तो आर्मी में उन्होंने मेजर ये क्या किया कि उसमें उन्होंने आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन बनाई और आर्मी ऑफ एक्सपेंशन। आर्मी ऑफ एक्सपेंशन कौन सी रहेगी, जो जो ब्रिटिश के लिए बाहर के कंट्रीज में वॉर्स लड़ेगी, जैसे कि अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और बाकी कंट्रीज में। तो वो वॉर लड़ेंगे कौन, इंडियंस। यानी द ब्लड शेड एंड मनी स्पेंट वुड बी इंडियन एंड द गेन्स मेड वुड बी ब्रिटिश। ऐसा ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया। तो इंडियन खून और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
उन वॉर्स को स्पॉन्सर करती थी। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी, तो अब मान लो ब्रिटेन अगर कोई अफ्रीका में वॉर लड़ रहा है दूसरे इंपीरियल पावर के साथ, तो उसका फंडिंग ब्रिटेन से नहीं आएगा, वो आता था इंडिया से। यानी इंडियन टैक्स पेयर्स मनी, इंडियन किसान के खून पसीने की कमाई उस वॉर में यूज होती थी। और उसकी आर्मी का खर्चा वगैरह सब, तो बेसिकली आर्मी को उन्होंने बहुत स्ट्रांग आर्मी रखी थी। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जैसे आज इंडिया में आर्मी की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 12 लाख। इंडियन आर्मी की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 12 लाख है। बट व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी वाज 25 लाख। तो उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से भी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा थी, तुम ये सोचो। तो उन्होंने आर्मी और इस पे बहुत खर्चा किया, सिविल सर्विस। इनफैक्ट कांग्रेस वगैरह जब इनिशियली बनी थी, उनका एक मेजर ये प्लान ही ये था कि तुम सिविल सर्विसेज पे, आर्मी पे ये खर्चा कम करो, और वो जो पैसे है वो इंडिया के डेवलपमेंट में यूज करो। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंस इट्स इंसेप्शन इटसेल्फ। ओके, तो उन्होंने आर्मी में कई सारे चेंजेस किए, और उसके अलावा जैसे उन्होंने मेजर जो की पोजीशंस रहेंगी या आर्मी के, आर्मी से रिलेटेड जो मेजर जोग्राफिकल लोकेशंस रहेंगी, वो सारी उन्होंने यूरोपियन कंट्रोल में रखी। और उन्होंने पहली बात तो सिस्टम ये था कि इंडियंस को ऑफिसर बनने ही नहीं दिए देंगे, यानी नो इंडियन कुड बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर। दैट प्रोसेस ओनली स्टार्टेड इन 1920s। 1920s ऑनवर्ड्स वो शुरू हुआ। तो उससे पहले द हाईएस्ट पोजीशन टू विच एन इंडियन कुड राइज इन द आर्मी वाज दैट ऑफ अ सूबेदार, यानी सूबेदार मेजर। तो वो एक नॉन कमीशन पोस्ट होती है आर्मी की। जो आप इनफैक्ट वो जो रैंक्स थी है उन्होंने रखी थी, वो इंडिया में अभी भी उसी नाम से यूज होती है। नाउ द करियर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर स्टार्ट्स विद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के सेकंड लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो वो हायरार्की अभी भी वैसे ही फॉलो होती है। तो ये जो ऑफिसर कैडर है, इसमें इंडियंस अलाउड ही नहीं थे। तो जितनी कमांडिंग पोजीशंस थी कि जहाँ आर्टिलरी के बेसिस थे, और ये सारे उन्होंने अपने ब्रिटिश कंट्रोल में ही रखे थे। सो देयर वर मेनी अदर थिंग्स आल्सो दैट आर टू बी टोल्ड अबाउट दिस। फिर उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे पुलिस शुरू की। अब जैसे पुलिस, ये सिस्टम तुमने कभी सुना नहीं होगा। तुम एंशियंट टाइम्स के में भी जैसे आर्मी तुमने कभी सुना होगा, मुगल टाइम पे, एंशियंट इंडिया के टाइम पे, या किसी भी कंट्री में पहले इसमें, कि पुलिस कोई अलग आर्म्ड फोर्स थी ही नहीं जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर को देखती थी। एक्चुअली लोकल लॉ एंड ऑर्डर का भी काम पहले आर्मी ही करती थी। यानी सपोज अकबर के टाइम पे कैपिटल में जो लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं था, वो आर्मी के ही लोग उसको भी देखते थे। सो उन्होंने पुलिस का एक पूरा अलग सिस्टम बनाया, सो दैट ये जो फोर्स रहेगी, ये यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को, यहाँ के लोकल अपराइजिंग्स को से लेके लोकल पेटी क्राइम्स और ये सारे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये पुलिस का डिपार्टमेंट शुरू किया। सो दिस वाज अनदर इनोवेशन बेसिकली। जो इनफैक्ट दिस इनोवेशन इज, जो ब्रिटिश का ये पुलिस का इनोवेशन है, पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में फॉलो किया जाता है। पूरे दुनिया में हर जगह पुलिस है, हर कंट्री में पुलिस होती है। आर्मी अलग होती है, पुलिस अलग होती है। तो ये सिस्टम भी ब्रिटिश ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, अ, उसके अलावा सॉरी, उन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, यानी एक मॉडर्न जुडिशरी। और दे इंटेंडेड टू रूल इंडिया विद ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओके, और वही उन्होंने किया भी। एक इंडियन पीनल कोड बनाया गया, दैट मीन्स पनिशमेंट से रिलेटेड। ओके, देन अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो इनका उन्होंने पीनल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा मॉडर्न लाइंस पे उन्होंने शुरू किया। अब रेवेन्यू तो पहले भी लिया जाता था, हर एक किंग के इरा में लिया जाता था, यानी गुप्ता टाइम पे भी लिया जाता था, अशोक के भी टाइम पे लिया जाता था। लेकिन इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, जिसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को पावर्स दिए, नॉट ओनली कलेक्टर वाज नॉट ओनली गिवन द रेवेन्यू power, but also other powers. And it is the British that deliberately made that office of collector a very powerful office, so that the people, common people, should get a glimpse of
British power at the district level itself. They need not go to the capitals to see what British viceroy is or तो उन्होंने जानबूझ के उसकी उस सिस्टम को उस तरह से रखा। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक मॉडर्न इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की इंडिया में। फिर इसमें भी एक ये था कि इंडिया में मास एजुकेशन होना चाहिए, कैसा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए, उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट्स होते थे, उसके बारे में भी इसमें तुमको देखना है। And then there many other social laws were passed, some were regarding women, some were regarding female infanticide, और उन्होंने वो इनफैक्ट ब्रिटिश अगर चाहते तो अनटचेबिलिटी वो खुद ही इरेडिकेट कर देते इंडिया से, लेकिन दैट वाज नॉट इन ट्यून विद देयर, दे वुड हैव आल्सो significantly reduced the role of caste system in India if they wanted, but it was in their favor that Indian society remains divided, so they never did that. तो अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन और इसके लिए जो बाकी लोगों ने मुहिमें चलाई वो तो ब्रिटिश कभी भी लॉ बना के कर सकते थे, लेकिन दैट वाज नॉट इन देयर इंटरेस्ट, सो उन्होंने वैसा नहीं किया। ओके, सो देन देयर वाज अ प्रॉपर एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। उन्होंने लैंड टेन्योर सिस्टम में एक नए सिस्टम्स, 3 नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। वन वाज परमानेंट सेटलमेंट, देन रयोतवारी सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट। तो इसके बारे में भी तुमको करना है इस चैप्टर में। देन उसके अलावा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इससे रिलेटेड पॉलिसीज थी दैट दे वांटेड दैट इंडियन हैंडीक्राफ्ट शुड नॉट बी प्रमोटेड, क्योंकि उसकी यूरोप में बहुत डिमांड थी। एंड दिस वाज ऑफ कोर्स नॉट लाइक्ड बाय द ब्रिटिश। वो उनको इस सिस्टम में इंडिया में बेसिकली ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, स्पेशली क्लोथ्स, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस, और उसके लिए यहाँ की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म करना बहुत ज़रूरी था, जो इंडियन हैंडलूम और ये सब है। तो उसके लिए सारे एफर्ट्स किए गए और इवेंचुअली वो ख़त्म भी हो गई। उसके साथ ही कई सारी कलाएं भी खत्म हो गई, जैसे एक ढाके का मलमल एक काफ़ी फेमस क्लॉथ हुआ करता था, मसलिन क्लॉथ, विच वॉज वेरी डेलिकेट एंड वेरी फाइनली वोवन क्लॉथ। यानी कहते हैं, मतलब एग्जैजरेशन भी हो सकता है कि एक साड़ी जितना बड़ा क्लॉथ एक माचिस की डिब्बी में आ जाएगा, वो इतना फाइन होता था। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर वेरी मच इन डिमांड इन यूरोप, सो दिस एंटायर इंडस्ट्री वॉज बेसिकली डिस्ट्रॉयड। एंड विद दैट वो टैलेंट और वो जो कला थी वो भी खत्म हो गई, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि वैसा क्लॉथ मशीन से नहीं बन सकता। आज की भी मॉडर्न मशीन वैसा क्लॉथ नहीं बना सकती, ठीक है। और फिर उसके अलावा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिक्स और अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने एक मेजर चीज इंट्रोड्यूस की, और वो थी इंडियन रेलवेज। और रेलवेज की वजह से बेसिकली इट वाज अ गेम चेंजर फॉर इंडिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड इट फर्दर कंसोलिडेटेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टॉप हियर, एंड हम कल से क्लास 7:30 बजे ही रखेंगे, 7:30 से 9 सवा 9 तक। Okay, so we will stop here and we'll continue with the introduction of rest of the topics. Okay, thank you.